हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन अपने साइंस का जो सेकंड चैप्टर है उस सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहा है। और सेकंड जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मानव शरीर के तंत्र। शरीर के तंत्र, मानव शरीर के अंदर जितने भी तंत्र है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लगभग 7 या 8 तंत्र है, उस सभी तंत्रों को अपन देखेंगे। मानव शरीर के तंत्र, ये जो यूनिट है ये आपके यूनिट दूसरा है, सेकंड यूनिट है। और इस यूनिट में से आपके 5 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न, इसमें से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दूसरे यूनिट में से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब 6 नंबर के अंदर आप ध्यान रखना, इसमें से अगर आपको एक तो 1 नंबर का प्रश्न मिलेगा पक्का श्योर, और एक नहीं मिलेगा 5 नंबर का प्रश्न। बस दो ही तरीके से यहाँ से प्रश्न आएंगे, एक आएगा 1 नंबर का प्रश्न और एक आएगा 5 नंबर का प्रश्न। ये जो 5 नंबर का प्रश्न है इसके भी 2 डिवाइडेशन होंगे, ठीक है। इसमें एक तो आ सकता है 1 नंबर का, 1 नंबर का और 3 नंबर का, ऐसे करके 5 नंबर का आ सकता है। क्योंकि इस 5 नंबर के अंदर बड़े प्रश्न निबंधात्मक आएंगे। उसमें आएगा कि मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पहला प्रश्न हो गया। उसके अलावा दूसरा हो गया पाचन के अंदर सहायक एंजाइम कौन कौन से, नाम लिखिए, 1 नंबर का हो गया, ठीक है। फिर आ गया मानव पाचन तंत्र को समझाइए, 3 नंबर का हो गया, ये एक प्रश्न आ गया। या अथवा में आएगा आपके श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, 1 नंबर का हो गया। श्वसन के अंदर काम आने वाले अंगों के नाम लिखिए, 1 नंबर का आ गया। और श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए, 3 नंबर का आ गया। ये अथवा के अंदर मिलेंगे। इसलिए ये जो यूनिट है यह दूसरा यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट को अपन देखते हैं जो आपके है ह्यूमन सिस्टम। मानव शरीर की जितने भी तंत्र है उस तंत्रों को अपन देखेंगे। मानव शरीर के तंत्र जिसको कहते हैं ह्यूमन सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको इसका क्लासिफिकेशन याद रखना। अब इसको देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मानव शरीर का जो तंत्र है उस तंत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो एक चीज आपने पढ़ी हुई है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। यदि आप मनुष्य के शरीर की या किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई देखोगे तो वो कौन सी है, कोशिका है, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेल कहते हैं। ये जो सेल है ये लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से बना है। ये लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। और इस सेल की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में इस कोशिका को देखा था और मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना को देखा। इसलिए सबसे पहले सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा और कोशिका को देखकर उसकी कोशिका की खोज की, ठीक है। ये जो कोशिका है ये कोशिका आपके शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इस कोशिका के अंदर आपको ध्यान रखना है शरीर की रचनात्मक एवं शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये जो कोशिका है, ये जो सेल है, ये शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब आप कहोगे गुरुजी रचनात्मक कैसे होगी और क्रियात्मक कैसे होगी। अब रचनात्मक का मतलब होता है शरीर को क्या प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। आपके शरीर को आकार प्रदान करने का काम कौन करती है, कोशिका। जैसे ठीक है, मेरा हाथ है वो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, किसी का हाथ होता है वो अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके शरीर को या आपके शरीर के अंगों को जो संरचना प्रदान करने का काम करता है वो कौन करती है, कोशिका। तो शरीर की रचनात्मक साथ साथ में क्रियात्मक। क्रियात्मक कैसे होगी, तो शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रिया होती है, शरीर में जितनी भी जैविक क्रिया होती है, जैविक क्रिया जिसको कहता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जितनी भी आपके उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रिया इसको कह सकते हो, उपापचय क्रियाएं। आपके शरीर की जितनी भी जैविक क्रिया होती है उस जैविक क्रिया संपन्न होने के लिए कोशिका जिम्मेदार होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं पाचन तंत्र, पाचन क्रिया, ठीक है, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, समन्वय, समन्वय, जनन क्रिया,
जितनी भी प्रकार की आपके सामान्य जैविक क्रिया होती है, जीवित रहने के लिए आप जितनी भी क्रिया करते हो, उस सभी के लिए कौन जिम्मेदार होती है? कोशिका। इसलिए कोशिका को शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। प्रश्न कई बार आया हुआ है, शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है, क्यों? क्योंकि ये शरीर को आकार प्रदान करने का काम, साथ साथ में जितनी भी प्रकार की जैविक क्रिया संपन्न होती है, उस जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार होती है भाई? कोशिका जिम्मेदार होती है। तो ये कोशिका है, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यदि आप देखोगे तो किसी भी सजीव की जो उत्पत्ति होती है, जो उसका फॉर्मेशन होता है, जो उसकी उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले एक कोशिका होती है। ठीक है, सबसे पहले एक कोशिका होती है और कोशिका जब आपस में मिलती है, ठीक है, एक कोशिका होती है। जैसे मैं यदि यहाँ पे बात करूं, मनुष्य की बात करूं, तो मनुष्य में एक कोशिका होती है जिसको कहता है शुक्राणु, और एक कोशिका होती है जिसको कहता है अंडाणु। ये जो अंडाणु होते हैं वो कहाँ से आता है? तो मादा से। और शुक्राणु कहाँ से आते हैं? नर से। नर और मादा में एक निषेचन क्रिया होती है, और निषेचन क्रिया के बाद शुक्राणु और अंडाणु जैसे मिलते हैं तो एक संरचना बनती है जिसको कहता है युग्मनज। ठीक है, युग्मनज बनेगा। तो ये देखो, सबसे पहले शुक्राणु क्या है? एक कोशिका है। अंडाणु क्या है? एक कोशिका है। और दोनों मिलकर एक कोशिका का निर्माण कर रहे हैं, और इस कोशिका को युग्मनज कहते हैं। अब ये जो युग्मनज है, ये क्या है? एक कोशिका है, एक कोशिका है। और इस एक कोशिका में सबसे पहले क्या होगा? विभाजन होगा। और कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। अब आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। जैसे ही युग्मनज बनेगा, शुक्राणु और अंडाणु का जो निर्माण होगा, उस समय तो आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हमेशा जननी कोशिकाओं के अंदर होता है, और समसूत्री विभाजन हमेशा किसमें होता है? समसूत्री विभाजन हमेशा कायिक कोशिका के अंदर होता है। इस चीज को अपन आगे डिस्कस करेंगे। वैसे अभी आपके 10th के अंदर सिलेबस में है नहीं, 12th में 11th में आएगा स्पेशल। तो शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है, तो युग्मनज बनता है। और युग्मनज बनता है तो युग्मनज के अंदर फिर क्या होगा? समसूत्री विभाजन। और पहला जो समसूत्री विभाजन होता है उसको क्या कहता है? विदलन कहता है। और ये जो विदलन है, ये आपके सिलेबस के अंदर है। विदलन, युग्मनज में होने वाला पहला समसूत्री विभाजन विदलन कहलाता है, जिसको क्लीवेज कहते हैं। और युग्मनज से फिर 2 कोशिकाएं बनेगी, फिर 2 कोशिकाएं बनेगी, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे करके कोशिकाएं आगे बनती जाएगी। और लास्ट में जाकर ह्यूमन बॉडी, यानी कि आपके शरीर का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे समझाना ये चाहता हूँ कि किसी भी जीव की जो उत्पत्ति होती है वो एक कोशिका से होती है। किसी भी जीव की उत्पत्ति जो होती है वो एक कोशिका से होती है, और आगे चलकर उस कोशिका के अंदर बारंबार रूप से विभाजन होता रहता है, और विभाजन के द्वारा आगे जाकर बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। इस कोशिका की उत्पत्ति के आधार पर जीव 2 प्रकार के, एक है एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर जिसको कहता है एक कोशिकीय जीव, और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। एक कोशिकीय जीव के अंदर क्या आता है? तो भाई अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ठीक है, यूग्लिन आता है, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय जीव के अंदर क्या आता है? पादप आता है, जंतु आते हैं, ठीक है, ये सभी जो आते हैं वो आते हैं बहुकोशिकीय जीव के अंदर। मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाना ये चाहता हूँ कि जो आपके शरीर में है वो कोशिका किसका कार्य करती है? तो शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है वो क्या है? कोशिका। और आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो भी क्या है? कोशिका है। अब यहाँ पे यदि मैं छोटी की बात करता हूँ तो 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी जैविक इकाई, जैविक इकाई, और सबसे छोटी आणविक इकाई, सबसे छोटी जैविक इकाई और सबसे छोटी आणविक इकाई। यदि आपके शरीर की सबसे छोटी, जैविक का मतलब जीवित, जैविक का मतलब क्या है भाई? जीवित। आपके शरीर की सबसे छोटी जैविक जो इकाई है वो क्या है? तो वो है कोशिका, सेल है, कोशिका। दूसरी चीज, आपके शरीर की सबसे छोटी जो आणविक इकाई है वो क्या है? परमाणु है।
किसी भी पदार्थ, किसी भी जीव, किसी भी सजीव, किसी भी निर्जीव, सभी की जो सबसे छोटी आणविक इकाई है वो क्या है? परमाणु है। और किसी भी जीव की यानी कि सजीव की सबसे छोटी जैविक इकाई क्या है? कोशिका है। कई बार प्रश्न यहाँ से कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बहुत काम की चीज समझाने जा रहा हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है, और ये चीज आपको समझ में आ जाती है तो आप ऐसे समझो आपके जिंदगी में जीने का सार्थक समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज यदि आपको समझ में आ जाती है तो समझ लेना आपकी जिंदगी की जीने का मकसद मिल गया, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होती है? सबसे छोटी इकाई बोलो भाई, कोशिका। और कोशिका जब आपस में मिलती है, कोशिका जब आपस में मिलती है तो क्या बनता है? कोशिकाओं का समूह, जिसको अपन कह सकता है ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह। सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका। और कोशिका जब आपस में मिलती है तो उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहोगे आप? ऊतक कहोगे। क्या कहोगे? ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहता है टिश्यू। तो सबसे पहले शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका। कोशिका जब आपस में मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब ऊतक जब आपस में मिलेंगे, ऊतक जब आपस में मिलेंगे, ऊतक जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा भाई? बोलो, अंग बनेगा। क्या बनेगा? अंग, जिसको ऑर्गन कहते हैं। अंग बनेगा। क्या बनेगा? अंग। और जब अंग आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? तंत्र, जिसको क्या कहते हैं? सिस्टम, तंत्र। और जब तंत्र आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी बनती है। क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी, जिसको मानव शरीर कहता है, जिसको क्या कहते हैं? मानव शरीर। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका जब आपस में मिलती है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? ऊतक, टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ सिस्टम ह्यूमन बॉडी। ऐसा करके आपको ध्यान रखना है। कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतकों का समूह अंग, अंगों का समूह तंत्र, और तंत्रों का समूह मानव शरीर। ठीक है, तो आपका शरीर मानव शरीर बन गया। सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका। और सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? मानव शरीर। अब अपन देखते हैं आपके सिलेबस में क्या है। तो आपके सिलेबस के अंदर कोशिका है नहीं, घबराने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आपके शरीर में ऊतक है नहीं, लेकिन एक ऊतक आपके दिया हुआ है, वो है रक्त। ब्लड के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि ब्लड एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ऊतक जो होता है उसके अंदर क्या होती है? कोशिकाओं का समूह होता है। और ब्लड के अंदर 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। आपने पढ़ा है 9th के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। 3 प्रकार की कोशिका आपने पढ़ी है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। इन कोशिकाओं का जो समूह होगा, इन कोशिकाओं का जो समूह होगा उसको क्या कहता है? ऊतक कहता है। तो रक्त एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ऊतक। और कैसा ऊतक? तो रक्त हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। अब तरल क्या होता है? संयोजी क्या होता है? ऊतक क्या होता है? ऊतक तो मैंने आपको बता दिया, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। संयोजी क्या होता है? तरल क्या होता है? 2 शब्दों को आपको समझना है। संयोजी का मतलब ये होता है कि जो आपके शरीर को जोड़ने का काम करता है, आपके शरीर को कनेक्ट करने का काम करता है, उसको कहते हैं संयोजी। ठीक है, तो आप अनुमान लगाओ या आप थोड़ा सा विचार करो कि जो रक्त है वो पूरे शरीर में घूमता है, यानी कि शरीर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, रक्त हृदय से स्टार्ट होकर शरीर के सभी अंगों तक जाता है। इसका मतलब ये शरीर को जोड़ने का काम करता है, तो संयोजी हो गया। तरल का मतलब ये क्या होता है? बहता है। तरल का मतलब क्या होता है? बहना। तो रक्त बहता भी है, जोड़ता भी है, और कोशिकाओं का समूह भी है। ठीक है, बहता भी है, जोड़ता भी है, और कोशिकाओं का समूह भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। बाकी आपके सिलेबस में है नहीं, 9th क्लास के अंदर है ऊतक, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो पादप ऊतक के बारे में। ठीक है, और जंतु ऊतक के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ोगे। जंतु ऊतक ये भी मेरे हिसाब से शायद आपके 9th के सिलेबस में था, डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं। रक्त भी था लेकिन यहाँ सिलेबस के अंदर है, इसलिए दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, बाकी अंग तो है ही आपके। ठीक है, अंग तो आपके है ही, सभी अंगों को पढ़ोगे। तंत्र, सिस्टम। अब इस तंत्र के अंदर कौन कौन से तंत्र आपके हैं? तो सबसे पहले एक तंत्र दिया हुआ है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र सबसे पहला तंत्र पाचन तंत्र। दूसरा हो गया श्वसन तंत्र।
श्वसन तंत्र। तीसरा हो गया उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। चौथा हो गया तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। पांचवा हो गया जनन तंत्र, जनन तंत्र। और जनन तंत्र नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इसके अंदर दो पढ़ोगे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ठीक है, उसके अलावा आप पढ़ोगे अद्यावर्णी तंत्र, अद्यावर्णी तंत्र। ठीक है, इन सभी तंत्रों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र, फिर तंत्रिका तंत्र, फिर जनन तंत्र, फिर अद्यावर्णी तंत्र। सभी तंत्रों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट आपके जैसे आप 10th क्रॉस करोगे और 10th के बाद आप 12th में जाओगे, 11th और 12th में जैसे ही जाओगे तो आपके ये तंत्र वापस आगे आएगा। इसलिए ये आपके मानव पाचन तंत्र जो भी है, जितने भी तंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप हल्के में मत लेना, इसके ऊपर आपको गौर करना जरूरी है। तो सभी तंत्रों को अपन अब देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो तंत्र हो जाएगा वो मानव पाचन तंत्र। सभी तंत्रों को एक बार लिख देता हूं और इस पार्ट में से कैसे प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न बनता है, इस चीज के ऊपर अपन हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो इस पार्ट का आपको मॉरल पता होना चाहिए कि इसमें से कैसा प्रश्न आता है। और यदि आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपका दूसरा यूनिट 6 नंबर है, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, फोगट के हो जाएंगे। आप फिर कहोगे गुरुजी मिल गए, कितने मिले? तो 6 के 6 पूरे। दूसरा यूनिट तो एकदम कंठस्थ हो गया, क्योंकि इसमें ज्यादा याद करना है नहीं, सभी तंत्र आपको याद ही नहीं करने। टोटल 6 या 7 तंत्र दिए हुए, सभी तंत्रों को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको जो भी कहूंगा वो चीज आपको याद करनी है। मानव पाचन तंत्र, दूसरा हो जाएगा मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, एक हो जाएगा, एक तंत्र पहले नहीं लिखा था, मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र पहले नहीं बताया था मैंने, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा आपके उत्सर्जन तंत्र हो गया, जनन तंत्र। जनन तंत्र के अंदर आपको दो चीज पढ़नी पड़ेगी, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, और एक पढ़ना पड़ेगा मादा जनन तंत्र। ठीक है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और लास्ट और अंतिम पढ़ना पड़ेगा अद्यावर्णी तंत्र। ठीक है, अद्यावर्णी नहीं, सॉरी, अंतस्रावी तंत्र, अंतस्रावी तंत्र पढ़ना पड़ेगा। अद्यावर्णी तो 12वीं क्लास के अंदर है, अंतस्रावी तंत्र। अंतस्रावी तंत्र कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 तंत्र आपको याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने तंत्र याद रखने हैं? मानव पाचन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र नर और मादा, तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र। इन सभी तंत्रों को अपने को पढ़ना है। और इसमें से प्रश्न कैसा आता है मैं आपको एक प्रश्न लिख के बता देता हूं। इसमें से एक तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा और 1 नंबर का प्रश्न कहीं से भी सीधा पूछा जा सकता है। पाचन तंत्र में से अधिकांश जो 1 नंबर का प्रश्न है वो पाचन तंत्र में से ही पूछा जाता है कि कृतनक दांत का क्या कार्य है, भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं, कृतनक दांतों की संख्या कितनी है, भोजन को पाचित करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम मुख गुहा में आता है, ठीक है, लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होता है। तो सीधा का सीधा प्रश्न आ सकता है। अधिकांश जो 1 नंबर का प्रश्न है वो मानव पाचन तंत्र जो है इसी में से आएगा। ठीक है, अभी तक की जितनी भी एग्जाम हुई है 10वीं की, उसके अंदर मानव पाचन तंत्र में से 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। इसलिए 1 नंबर का प्रश्न आपको मानव पाचन तंत्र में से याद रखना है। इसके अंदर आपको एंजाइम ध्यान रखना है, कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है, आपको दांतों के बारे में याद रखना है, सभी चीजें याद रखनी है। बड़ा प्रश्न इसमें से जो 5 नंबर का प्रश्न आएगा वो कैसा आएगा देख लो आप। प्रश्न आ गया, मान लो बड़ा प्रश्न आएगा, बड़े प्रश्न के 3 भाग होंगे, 3 बड़े प्रश्न आएगा और बड़े प्रश्नों के अंदर 3 भाग होंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न आ गया मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देनी है। 1 नंबर का प्रश्न हो गया,
मानव पाचन तंत्र में सहायक अंगों के नाम लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न आ गया। फिर आ गया मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि को समझाइए। इसकी क्रियाविधि को आपको समझाना है। ये प्रश्न हो गया 3 नंबर का। बोलो कितने नंबर का प्रश्न आ गया? तो प्रश्न आ गया 1, 2 और 3, 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न यहां से ऐसे आ गया। अथवा में प्रश्न आएगा, इसके अथवा में प्रश्न आएगा, अथवा करके प्रश्न आएगा। तो अथवा में प्रश्न आपको क्या ध्यान रखना है भाई? अथवा में प्रश्न मान लो आएगा पहला प्रश्न यहाँ पे 1, 2 और 3 प्रश्न आ गया। इसमें आपके पीछे वाले जो भी तंत्र बने उसमें से एक अथवा में ले लेगा। तो अथवा में ले लेगा मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा मानव श्वसन तंत्र में सहायक विभिन्न अंगों के नाम लिखिए, दूसरा हो गया। तीसरा हो जाएगा मानव श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए या मानव श्वसन के अंदर काम आने वाले विभिन्न अंगों को समझाइए। तो ये प्रश्न हो गया अथवा के अंदर। अथवा के अंदर प्रश्न हो सकता है परिसंचरण तंत्र किसे कहता है, परिसंचरण के अंदर काम आने वाले अंगों के नाम और परिसंचरण की क्रियाविधि को समझाइए, ये प्रश्न हो गया। ठीक है, उसके अलावा प्रश्न आ सकता है अथवा के अंदर मानव उत्सर्जन तंत्र। ये जितने भी तंत्र है वो अथवा में आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला प्रश्न पाचन तंत्र से संबंधित हो, कोई भी प्रश्न आपके अथवा में आ सकता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाहता हूँ पता है? इस जो भी आपके जितने भी तंत्र दिए हुए इसमें से आपको कितने तंत्र याद रखने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 जो तंत्र है 7 में आप 2 का भाग दे देना, क्योंकि आपको अथवा में आएगा तो आधे याद रखने। 3.5 अब आपको गुरुजी 3.5 तो 3.5 से प्लस करना, आपको 4 याद करने पड़ेंगे। कितने? 4 तंत्र याद करने पड़ेंगे। और 4 कौन कौन से याद करने मैं आपको बता देता हूं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके मानव पाचन तंत्र में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। आप लिख के ले लो, पाचन तंत्र में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो पाचन तंत्र आपको इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, समझना तो पड़ेगा, याद रहता है तो आगे आएगा। वैसे श्वसन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गत साल मैंने कहा था श्वसन तंत्र आएगा और श्वसन तंत्र ही प्रश्न आया बड़ा। श्वसन तंत्र इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र बहुत बार ज्यादा जो एग्जामिनर का फेमस प्रश्न है वो उत्सर्जन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 याद कर लेना, 2 और 3, ठीक है। उसके अलावा जनन तंत्र के अंदर मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अब इसमें से जो भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से आप कोई 4 याद कर लेना। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और मादा जनन तंत्र 4 याद कर दिए, खूब है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र याद कर दिया तो मादा जनन तंत्र छोड़ देना। जो भी है इसमें से 4 तो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। आपको याद तो सातों के सातों करने हैं, लेकिन 4 तो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। कभी भी पूछे तो आपको आधी रात को खड़ा करके पूछ दिया जाए कि खड़ा हो बच्चे, बता मानव पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग काम में आते हैं, तो आपको तुरंत बताना है। नींद तो भले ही ऊपर रही, लेकिन आपको तुरंत बताना है कि गुरुजी इसमें मुख से स्टार्ट होता है, गुदा तक जाता है। इस सभी तंत्रों को आपको ऐसे याद करना है। तो ये तो पाठ का सार हो गया। अब आगे अपन देखते हैं, पाठ को हल्का सा स्टार्ट करते हैं भाई। यस भाई, अपन दूसरे यूनिट को स्टार्ट ही कर देते हैं। यूनिट सेकंड को अपन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और यूनिट सेकंड में सबसे पहला जो आपके सिस्टम है, सबसे पहला आपके सिस्टम जो दिया हुआ है, सबसे पहला जो तंत्र दिया हुआ है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तंत्र है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र के बारे में अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मानव पाचन तंत्र के अंदर दो तरह से प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे प्रश्न बन सकता है कि मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को समझाइए, यहाँ सचित्र समझाइए, विभिन्न भागों को सचित्र समझाना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ऐसे बन सकता है, मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि समझाइए। इसकी जो मैकेनिज्म है उसको समझाना है, क्रियाविधि को समझाइए। ऐसे करके यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को और साथ साथ में मानव पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि है उसको समझाना है। तो सबसे पहले अपन पाचन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। अब
थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं विधिवत तरीके से। कल पाचन तंत्र शुरुआत करूंगा, आज मैं आपको हल्का सा नॉलेज दे देता हूं। सबसे पहले पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले पाचन, जो पाचन है, पाचन किसे कहोगे? सबसे पहले पाचन, डाइजेशन, मानव पाचन तंत्र को कहता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले पाचन, डाइजेशन किसे कहोगे? डाइजेशन किसे कहोगे? तो डाइजेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, डाइजेशन का मतलब यह है कि जो आप भोज्य पदार्थ ले रहे हो, जैसे आपने रोटी खाई, ठीक है, रोटी दाल के अंदर मिक्स करके जैसे आपने खाई, तो जो भी आप खा रहे हो वो आपके शरीर के लिए क्या है? जटिल है। तो यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी, जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थों को। और जटिल भोज्य पदार्थ कैसे होते हैं? तो ध्यान रखना भाई, कार्बनिक होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन, क्योंकि कार्बन होता है वो ज्यादा मात्रा में आपको ऊर्जा देता है। तो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में, सरल भोज्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इसको क्या कहोगे? पाचन कहोगे। पाचन की परिभाषा होगी, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों के अंदर बदलना पाचन कहलाता है। और पाचन के अंदर जितने भी आपके शरीर के जो अंग काम में आते हैं, उन अंगों को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? पाचन तंत्र पाचन की क्रिया में सहायक, पाचन की क्रिया में सहायक अंगों के समूह को, अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र किसे कहोगे? तो पाचन तंत्र की परिभाषा हो जाएगी, पाचन की क्रिया में सहायक पाचन के अंग है, उन अंगों को क्या कहोगे आप? पाचन तंत्र कहोगे। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। तो सबसे पहले पाचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो मुख से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से, माउथ से स्टार्ट होती है। और माउथ के अंदर सबसे पहली जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं भाई? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, सबसे पहले क्या किया जाता है? भोजन को अंतर्ग्रहित किया जाता है, यानी कि भोजन को मुख में लेने की क्रिया। इसके आगे मैं लिख लेता हूं, भोजन को मुख में लेने की क्रिया, भोजन को मुख में लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन को मुख में लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो सबसे पहले भोजन को क्या किया जाता है? अंतर्ग्रहित किया जाता है। और अंतर्ग्रहित करने का काम कौन करता है? तो मुख करता है। तो सबसे पहला भाग हो जाएगा मुख। फिर मुख के बाद, अब मुख के अंदर क्या क्या आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, मुख के अंदर सबसे पहला पार्ट आएगा, सबसे पहले भोजन की भिड़ंत किससे होगी? तो दांतों से होगी, दांत हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होती है? तो आप कहोगे गुरुजी एक जीभ होती है, बड़ी सी जीभ हो जाएगी। तीसरी चीज क्या होती है? तो इसके अंदर गुरुजी लार भी आती है, तो लार ग्रंथियां हो जाएगी। तो तीन चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है मुख के अंदर, दांत, जीवा और लार ग्रंथियां। इस तीनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मुख, दूसरा पार्ट हो जाएगा ग्रसनी, तीसरा पार्ट हो जाएगा गर्शिका, चौथा पार्ट हो जाएगा आमाशय, पांचवा पार्ट हो जाएगा छोटी आंत, जिसको अपनी भाषा में आंतड़े कहते हैं, आंतड़ों में सूजन आ गई। छठा है बड़ी आंत और सातवां है आपके मलाशय। और मलाशय के बाद एक और याद रखना, गुदा, एनस जिसको कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये इतने भाग हो जाएंगे। जो भोजन है आपका पाचन तंत्र है, वो पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहला अंग कौन सा आता है? मुख, फिर आता है ग्रसनी, फिर गर्शिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। इन 8 स्टेप को आपको ध्यान रखना है। आपकी किताब में 7 ही लिखे हुए, एक मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को मैं आपको पोस्टर, कल या परसों, कल मैं आपके लिए पोस्टर लेके आऊंगा और पोस्टर को आपको दिखा दूंगा कौन सा अंग कहाँ पे होता है। आज आप हल्का सा देख लीजिए,
मानव पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख से स्टार्ट होता है। मुख में क्या होता है? तो दांत होते हैं, जीवा होती है, लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। उसके अलावा मुख के अंदर कौन सी क्रिया होती है? तो अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है। फिर ग्रसनी आएगा, फिर ग्रसिका आएगा, फिर आमाशय आएगा, फिर छोटी आंत आएगा, फिर बड़ी आंत आएगा, और फिर आएगा मलाशय, और फिर आएगा गुदा। ये टोटल आपके 8 पार्ट किसके हो जाएंगे? मानव पाचन तंत्र के अंदर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं पाचन की क्रियाविधि के अंदर आपको 5 स्टेप ध्यान रखने हैं। पाचन की क्रियाविधि, पाचन की जो क्रियाविधि होती है उस क्रियाविधि के अंदर आपको कितने स्टेप ध्यान रखने हैं? 5। पाचन की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना? अभी मैंने आपको बताया अंतर्ग्रहण। सबसे पहले भोजन को क्या किया जाता है? अंतर्ग्रहित किया जाता है। भोजन को अंदर की ओर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। उसके बाद जैसे ही भोजन का अंतर्ग्रहण होगा उसके बाद क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। पाचन हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? भोजन का अवशोषण, ठीक है। भोजन का अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण के बाद क्या हो जाएगा? अवशोषण के बाद हो जाएगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद भोजन का क्या हो जाएगा? 5वां स्टेप क्या आएगा भाई? बहिक्षेपण, जिसको आप अपनी भाषा में क्या कहते हो? उत्सर्जन। उत्सर्जन वैसे ही अलग से टॉपिक आएगा आपके उत्सर्जन, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है मानव पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि है उस क्रियाविधि के अंदर आपको 5 स्टेप ध्यान रखना है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। मानव पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि है उसके अंदर 5 स्टेप ध्यान रखने हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। सबसे पहले अंतर्ग्रहण। अभी मैंने आपको बताया भोजन को मुख में लेने की क्रिया, मुख में लेने की क्रिया, भोजन को मुख में लेने की जो क्रिया है उस क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। सबसे पहले भोजन को होठों के द्वारा अंदर की ओर अंतर्ग्रहित किया जाता है, इस क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। और जैसे भोजन मुख में जाएगा तो दांत भोजन को क्या करेंगे? चबाएंगे, और लार ग्रंथियों से आके क्या हो जाएगी? लार मिक्स हो जाएगी, और कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा? पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो पाचन किसे कहोगे? तो पाचन की परिभाषा हो जाएगी जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन के बाद फिर क्या होगा? अवशोषण। पाचन के बाद फिर क्या होगा? अवशोषण। अब पाचन कहाँ कहाँ पे होगा? तो अपन जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। मुख गुहा में पाचन होगा, मुख गुहा में पाचन होगा, फिर आमाशय में पाचन होगा, और लास्ट स्टेप तीसरा आएगा छोटी आंत। 3 स्टेप के अंदर पाचन होता है छोटी आंत, ठीक है। मुख गुहा में पाचन कैसे होता है? आमाशय में कैसे होता है? छोटी आंत में कैसे होता है? इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम आते हैं इसको अपन देखेंगे। फिर अवशोषण, जो भी आपने भोजन पाचित कर दिया है उसमें से जल व खनिज लवणों का बड़ी आंत के द्वारा क्या किया जाएगा? अवशोषण किया जाएगा। यानी कि जो भोजन आपका पचित हो गया है, जो भी पचित भोजन है उस पचित भोजन को आंतों के द्वारा अवशोषित करना, आंतों के द्वारा अवशोषित करना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। यहाँ आप लिख सकते हो पचित भोजन को आंतों के द्वारा अवशोषित करना अवशोषण कहलाता है। यानी कि आंतों के द्वारा पचित भोजन को खींचना अवशोषण कहलाता है। अब जो भोजन है उसका पाचन हो गया, अवशोषण हो गया। अवशोषण हो जाने के बाद क्या होगा? स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण किसे कहोगे? जो आपका पचित भोजन है, या आप ऐसे कह सकते हो अवशोषित भोजन को रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। क्योंकि भोजन जब अंगों तक पहुंचेगा तभी तो शरीर के अंग काम करेंगे, नहीं तो काम ही नहीं करेंगे। तो जो पचित भोजन है उस पचित भोजन का रक्त के साथ में मिलकर, या अवशोषित भोजन का रक्त के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचना और वहां पे जाके ऊर्जा देना स्वांगीकरण कहलाता है। ये स्वांगीकरण हो जाएगा। फिर हो जाएगा बहिक्षेपण या उत्सर्जन। जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी आपने पचित भोजन कर दिया उसके अलावा जो अपशिष्ट बना है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहता है? उत्सर्जन या बहिक्षेपण कहते हैं। तो ये मानव पाचन तंत्र से संबंधित वीडियो था, ठीक है। अब कल से मैं विधिवत तरीके से मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को फर्स्ट मुख से लेकर गुदा तक समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दूसरे वीडियो की भूमिका की बात करें, दूसरा वीडियो के जो प्रश्न हैं उस प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करें, उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। सेकंड वीडियो के अंदर अपन पाचन तंत्र के अंदर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों यारों को शेयर करें, साथ साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपकी
उत्तर जरूर दे कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले। जय हिंद।